नमस्कार साथियों। तो हम सोशोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट सोशोलॉजी में हम जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं। कौन सी यूनिट? यूनिट 1। इसमें हमने दो टॉपिक अभी तक देख लिए। पहला टॉपिक इसमें हमने कौन सा देखा? हमने देखा मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। हमने देखा कि किस तरह मॉडर्निटी ने समाज के हर पहलू को, समाज के हर एरिया को प्रभावित किया। बीट रिलीजन, बीट इकोनॉमिक्स, बीट प्रोडक्शन, बीट वे ऑफ थिंकिंग, समाज के हर पहलू को मॉडर्निटी ने प्रभावित किया। इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते हुआ ये कि जो परंपरावादी समाज है वो धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगा। और जब एक परंपरावादी समाज धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा, तो ये जो बीच का पीरियड है, जो चेंज का पीरियड, जो ट्रांजिशन का पीरियड, यहाँ बहुत सारा कियोस क्रिएट होता है। ये ठीक कुछ कुछ वैसा है जैसा आप अपना कोई पुराना घर है, आप उसको तोड़ते हैं और उसको तोड़कर आप एक नया घर बनाते हैं। तो आपको और जब उस जो पूरा तोड़ के वो बनाने की जो पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसमें बीच में कितना कियोस रहता है, कितनी चीजें इधर से उधर अस्त व्यस्त रहती हैं। लेकिन आपका क्या सपना रहता है? आपका सपना रहता है कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा, एक ऐसा आप घर बनाएंगे जिसमें वो कोई भी पुरानी समस्या नहीं होगी जो हमारे पुराने घर में थी। तो और फिर आप एक डिजाइन बनाएंगे, सारी चीजें, दुनिया भर की चीजें आप करेंगे कि इस तरह एक सपना होगा, इस तरह का मेरा घर होगा। ठीक वैसा ही वहां पर कुछ था कि विचारक जो नए नए उस समय आ रहे थे, उनका भी था कि क्यों ना हम एक ऐसा समाज बनाए, एक ऐसा वैज्ञानिक समाज बनाए, एक ऐसा बेहतर समाज बनाए जो ये पुराने परंपरावादी समाज से कहीं ज्यादा बेहतर हो, कहीं ज्यादा अच्छा हो। और इसी विचार ने जन्म दिया सोशोलॉजी को। हमने देखा वो सारी चीजें हमने देखी। दूसरा जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस। उसमें हमने देखा कि सोशोलॉजी क्या है और कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस में हमने देखा कि समाज में प्रचलित हर वो विचार, हर वो ज्ञान, जो लोकलाइज्ड एक तरह का नॉलेज आप कह लीजिए, जिसका कोई आधार नहीं है कि ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, हमें कुछ नहीं पता, बट ये समाज में प्रचलित है। जैसे एक बड़े अच्छे विचारक हुए, सोशोलॉजिस्ट हुए, हर्टन हंट। उन्होंने एक कमाल का वो बताया, एग्जाम्पल दिया। ये सोशोलॉजी और कॉमन सेंस ये टॉपिक जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ा कमाल का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि जो मिडाइवल, प्राचीन यूरोप था, वहां पे जो डार्क एज का यूरोप था उस समय का, वहां पे क्या समस्या थी? वहां पे एक चीज जो बड़ी कॉमन नॉलेज में थी वो ये थी कि अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उसमें उस समय क्या करें, आप उसके सर पे अगर जुएं डाल दें तो उससे उसका फीवर चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके की जो चीजें, अब इसका कोई तथ्य नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उसके बाद ये कॉमन सेंस समाज में चल रही है चीजें। तो क्या एक हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस बस ऐसे ही है, यूं ही है, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई आधार नहीं? नहीं, इसका महत्व है, इसका बहुत अच्छा महत्व है। महत्व क्या? ये रिसर्च के लिए आपको हाइपोथेसिस देता है कॉमन सेंस। जैसे एक बड़ी सामान्य सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत से लोग उस पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे। जैसे मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि भैया एक रोटी कम खा लो, नमक रोटी खा लो, लेकिन सब लोग अच्छे से रहो, सुकून से रहो, हंसी खुशी रहो। ये एक बड़ी सामान्य सी चर्चा, और समाज में आपने हर किसी ने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा। अब हार्वर्ड में एक रिसर्च चल रही है पिछले 85 वर्षों से एक रिसर्च चल रही है। और उस रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 85 वर्षों की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो एक लाइन में: कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुशी है, स्वस्थ है, सफल है, इन सब के चलते जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो एक सबसे जरूरी चीज है इन सब के लिए, वो है कि उसके आसपास के लोगों से अच्छे संबंध है, खोखट नहीं है, चैंचे नहीं है। अगर ऐसा है तो उस इंसान ने अपने जीवन स्वस्थ भी है, अपने जीवन में सफलता को भी हासिल किया है, और उसका आईक्यू भी बहुत अच्छा, और जीवन में खुश भी है वो इंसान। ये देखिए बड़ी कमाल की चीज है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या जिन लोगों के संबंध अच्छे होते हैं वो परेशान नहीं होते, या वो सारी चीजें नहीं होती। जैसे इसको हम थोड़ा समझते हैं। क्या? जैसे एक शब्द है एंजाइटी। क्या शब्द है? एंजाइटी। दरअसल ये जो कंसेप्ट है ना, एंजाइटी को अगर अभी मोटा मोटा समझे तो एक तरह का, मान लीजिए, डर, एक तरह का फियर। ये दरअसल एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। ये नेचर ने हमें डेवलप किया, इवॉल्व। ये एक ऐसा ट्रेट है जो इवोल्यूशन के थ्रू हमारे अंदर डेवलप हुआ। क्यों हुआ? देखिए, दरअसल आप जंगल में घूम रहे हैं, ठीक? अब जब जंगल में आप घूमते हैं तो क्या होता है? अचानक से मान लीजिए कोई शेर दिख गया, कोई सांप दिख गया, और उसको आपने देखा और आप देख रहे हैं, आप हैरान हैं, क्यूरियस है, यार ये क्या चीज है, ये सारी चीजें चल रही। आपको डर नहीं महसूस हुआ। अब जब महसूस नहीं हुआ, आप उसको देख के हटे नहीं, वहां से भागे नहीं, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, आप खड़े, इतनी देर में आग लगा सांप ने काट लिया, ये शेर आ गया, उसने आपका
शिकार वगैरह कर लिया। अब नेचर ने क्या किया, नेचर ने ये एक डर क्रिएट किया हमारे अंदर, एक ये मैकेनिज्म क्रिएट किया। अब जब ये क्रिएट होता है तो ये रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, क्या, फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स आपके अंदर क्रिएट करता है, या तो लड़ जाओ या यहां से भाग जाओ। अब समझिए बात को, ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, ये एक इमरजेंसी के लिए डेवलप्ड मैकेनिज्म है। अर्थात आपने कोई शेर देखा, अब या तो आपको उससे लड़ना है और या भागना है। मोटे तौर पे आपको भागना ही, लड़ना ही, इन्हीं दोनों में से एक चीज करनी है। अब जब आपको भागना है तो उसके लिए चाहिए एनर्जी। अब बॉडी में तो बड़ी लिमिटेड एनर्जी है, बॉडी में तो बहुत लिमिटेड ऊर्जा है, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, बॉडी को कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य बॉडी में चल रहे हैं, जैसे आपका डाइजेशन है, इम्यून सिस्टम है, यहां से एनर्जी लेके आपके उन पार्ट्स को देनी पड़ेगी जो उस समय के कार्य के लिए आपको जरूरी होगा। अगर आपको भागना है तो आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, आपको पैरों में उतनी ऊर्जा चाहिए, आपको वो सारी चीजें चाहिए ताकि आप ठीक से भाग सके। इसके लिए बॉडी क्या करेगी, कुछ जगह से एनर्जी लेकर आपको देगी, ये कॉम्प्रोमाइज करेगी, ठीक। ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म था, डर खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई। अब जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, सिविलाइजेशन बनी, कल्चर बनी, हम सेटल होने लगे, हमने समाज बनाया, शहर बनाया, अब हमने क्या कर लिए, साइकोलॉजिकल इमेजिनेटिव फियर क्रिएट कर लिए। क्या फियर क्रिएट कर लिए, यार अगर यूपीएससी में मेरा नहीं हुआ तब, अगर मेरा आईआईटी क्रैक नहीं हुआ तब क्या होगा, ये इतने तरह की चीजें हम सोचते रहेंगे। और डर, अब जब ये डर बनेगा तो क्या होगा, हम एक परमानेंट स्टेट में हमेशा एंग्शियस रहेंगे ही रहेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपकी बॉडी एंजाइटी में जाती है तब कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे कॉर्टिसोल हो गया और सारी चीजें हो गई, ये केमिकल रिलीज हुए। उसके बाद आपकी बॉडी का जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, वो लेकर कहीं और डेवलप कर दिया, कहीं और दे दी गई, किन्हीं और अंगों के काम करने के लिए। अब आप सोचिए, जब लगातार आपकी बॉडी लगातार एंग्शियस स्टेट में, तो क्या ये प्रभावित करेगी, आपके इम्यून सिस्टम प्रभावित करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित करेगी। जब ये सारी चीजें प्रभावित होंगी तो आप मुझे बताइए, क्या ये इससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी प्रभावित नहीं होगी, ओवरऑल आपकी हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और जब ओवरऑल हेल्थ पर इसका आपका असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका आपके सक्सेस पर भी असर पड़ेगा, इसके आपके बिहेवियर पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अब क्या होता है, जिन लोगों के रिलेशनशिप आसपास बहुत अच्छे होते हैं, क्या होता है वहां पे, आप एक डर गए, एंग्शियस स्टेट में आपकी बॉडी चली गई, कुछ केमिकल रिलीज हुए, कॉर्टिसोल और ये सारी चीजें, हुआ क्या, आपके जो आसपास हैं उन्होंने आपसे ठीक से थोड़ी देर बात कर ली, थोड़ा सा गले लगा लिया आपको, ये सारी चीजें जब कर ली तो कुछ अच्छे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जिन्हें आप कहेंगे, वो रिलीज होंगे आपकी बॉडी में। ऑक्सीटोसिन हो गया, जैसे डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सारे जब केमिकल्स रिलीज होंगे तो जो मामला जो बहुत हाई चला गया था, अब क्या होगा, लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो चीज होती है, ये एक कमाल की चीज होती है। तो जो पूरी रिसर्च की फाइंडिंग्स है वो मैं आपको बता रहा था, क्यों ऐसा होता है कि जिनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं वो जीवन में सफल, खुशी और एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, उसका मेन कारण ये है। तो खैर, मैं जो बात आपको बता रहा था कि जो कॉमन सेंस वाली बात है वो सिर्फ यूं ही नहीं है कि बस समाज में प्रचलित है ये चीजें, ये आपको बहुत अच्छे रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस आपको देती है। जैसे किसी को हक करना, ये सोसाइटी, ये क्या आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डाल सकता है और इससे पूरे सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इस पर आज कितनी सारी रिसर्च हो रही है और आने वाले टाइम पे इस पर और भी रिसर्चें होंगी। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे हम जिस तरह की सोसाइटी बनाते जा रहे हैं, जो इंडिविजुअल फीचर पे ज्यादा फोकस कर रही, समाज में आने वाले टाइम पे जो एक सबसे भयानक समस्या आने वाली है वो है अकेलापन, लोनलीनेस। ऐसे में बिल्कुल आपको अचंभित नहीं होना चाहिए कि ऐसे स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं जहां पर लोग, आप हायर कर रहे हैं लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो आपके साथ शॉपिंग चलें, या आपको सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करने के लिए आ जाए, या आपको हक करने के लिए आ जाए। इस तरह के भी स्टार्टअप आने वाले समय में आपको जरूर देखने को मिलेगा और इसमें बिल्कुल किसी तरह की अचंभित होने की बातचीत नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है, 2 टॉपिक हमने देख लिए, तीसरा इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, वो टॉपिक आपकी बात करता है कि स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है और इसका जो संबंध है, इट्स रिलेशंस विद अदर डिसिप्लिन्स। मतलब कि सोशियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब ये विषय किन किन चीजों को पढ़ता है। अब ये विषय हर उस चीज को पढ़ेगा जिसका समाज पे इंपैक्ट होगा। दूसरा, इसका जो संबंध है या इसका जो कंपैरिजन है, ये हम बाकी विषयों से देखेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इनके साथ इसका संबंध देखेंगे, किस तरह का संबंध है। लेकिन ये टॉपिक हम अभी नहीं देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। क्यों, इसको थोड़ा समझिए आप, क्योंकि देखिए हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ये भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बट अभी नहीं।
हम चाह रहे हैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बन जाए। क्यों? देखिए क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो कोई भी नई सूचना, वो जब कोई भी नया ज्ञान जब वो ग्रहण करता है ना, तो अपने उसके जो पिछले अनुभव हैं, उसका जो पिछला ज्ञान है, उसको आधार बनाकर कोई भी नया ज्ञान वो ग्रहण करता है। इसीलिए देखिए जब भी आपको कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो उसमें जब कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता है जिससे आपका पुराना परिचय है, एग्जाम्पल है जो आपने पहले भी सुन रखा है, जिससे आपके अनुभव में वो एग्जाम्पल आ रखा है, तो वो टॉपिक आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वही टॉपिक मान लीजिए सोशियोलॉजी पढ़ाते वक्त मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने लगूं जिनको बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, तो वो टॉपिक थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। ये क्या कर रहा है आपका ब्रेन? ये ब्रेन आपको जो पुराना ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पे नया ज्ञान और वो सारी चीजें अनुभव सीखता है। स्कीमा इसको बोलते हैं। अगर पेडागोजी में आप पेडागोजी वगैरह आपने अगर पढ़ रखी हो, किसी ने जो बीएड बीटीसी वगैरह वाले छात्र होते हैं वो ये जरूर पढ़ते हैं। तो इस आधार पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपका एक बैकग्राउंड बन जाए, एक थोड़ा सा ज्ञान आप अर्जित कर लें इस विषय का, तब ये टॉपिक थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा भी हम छोड़ते हैं, इसको आगे हम जरूर कवर करेंगे। अब जो एक मैं दूसरा टॉपिक बात करना चाह रहा हूं वो क्या है, वो एक टॉपिक छोटा सा है, इसको हम कंप्लीट कर लें। वो है सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ये जो टॉपिक है, समाजशास्त्र किसके? विज्ञान के रूप में। किसके रूप में? विज्ञान। दरअसल विज्ञान ये जो शब्द है, साइंस, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए विज्ञान या साइंस, इसका मतलब हुआ कि एक तरीका है। कैसा तरीका? ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। देखिए क्या है ना, हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये कोई भी घटना हुई, हमारे आसपास कोई भी घटना घटी, तो इसको जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए कि उस घटना का एक्सप्लेनेशन इसे मिल जाए। अगर उस घटना का एक्सप्लेनेशन इसे नहीं मिल रहा तो क्यूरियस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, एकदम बेचैन हो जाएगा कि भाई ये जो घटा है ना, इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मुझे दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। तो अब जैसे जैसे मान लीजिए मानव इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो अब मान लीजिए बिजली कड़की, अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए। उस समय हमारी बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन खुद को समझाना भी है। अगर नहीं देंगे तो बेचैन हो जाएंगे, कहाँ से इतना सब कुछ हो रहा है। तो क्या करेंगे कि ये इंद्रदेव क्रोधित हो गए, इसलिए बिजली चमक गई। तो दुनिया भर के हर समाज में इस तरह की व्याख्याएं होती हैं। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे भारतीय समाज में अगर आप देखें, जैसे गंगा के अवतरण की कहानी है, कितनी प्यारी कहानी है कि कपिल वो भगीरथ, ऋषि भगीरथ हैं, तो उनके जो पूर्वज होते हैं, सगर उनके एक पूर्वज हैं जिनके 60,000 पुत्र हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि सगर के 60,000 पुत्र होते हैं और वो अपना जंगल में घूम रहे होते हैं, शिकार कर रहे होते हैं, जो भी चीजें सारी हैं। तो अश्वमेध यज्ञ ऐसी आती है कहानी कि उसका है मामला। तो घूम रहे होते हैं, तो वहां पर एक मुनि होते हैं, कपिल मुनि। क्या करते हैं, उनको उनकी वो तपस्या कर रहे होते हैं और ये जाकर उनकी तपस्या भंग कर देते हैं। अब जब तपस्या भंग कर देते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर उनको शाप दे देते हैं। उनकी वही मृत्यु हो जाती है। अब जब शाप दे देते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है, तो जीवन और मृत्यु के चक्र से नहीं मुक्त हो पाते। अब जब मुक्त नहीं हो पाते तो जो इनके अगले वंशज आते हैं भगीरथ, तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, मैं अपने पूर्वजों को, इनको मैं तारूंगा, इनको मैं इस चक्र से मुक्ति दिलाऊंगा। तो इसके लिए हुआ कि गंगा की आवश्यकता होगी। अब गंगा जी यहाँ है नहीं, वो स्वर्ग में है। तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या क्या शुरू कर दी? ब्रह्मदेव की तपस्या शुरू कर दी। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि आप ऐसे ऐसे करके तपस्या करिए। फिर सारी चीजें हुई। अब थोड़ा सा हम छोटे उसमें, इसको कहानी विस्तार में नहीं जाएंगे। फिर गंगा जी आने को हो जाता है मामला, लेकिन फिर ये रहता है कि अब किस तरह से लाई जाए, क्योंकि इतना तेज बहाव होगा कि ऐसा तो नहीं पूरी पृथ्वी को ही उनका विनाश कर दें और ये सारी चीजें कर दें। तो फिर हुआ कि आप शिव जी की तपस्या करिए। तो वो क्या करेंगे, जब वो स्वर्ग से उतरेंगी तो अपनी जटाओं में उनको धारण कर लेंगे। तो एक जो वेग है, जिस वेग से आ रही है, तो उनका वेग कम हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा कम एक वो होगा पृथ्वी पर जो सारी चीजें। अब जो कहानी मिलती है, जैसे वाल्मीकि रामायण में कहानी मिलती है, अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा कोर प्लॉट सेम रहता है, अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा अलग अलग चीजें वो कर देते हैं, बदल देते हैं। तो कोर प्लॉट सेम रहता है। तो जैसे वाल्मीकि रामायण में है कि गंगा थोड़ा सा आ जाती है कि मैं शिव को अपने साथ बहा ले जाऊंगी और ये सारी चीजें।
तो शिव क्या करते हैं, जब वो गंगा आती है तो उनकी जटाओं में ही फंस जाती हैं। जब जटाओं में फंस जाती हैं तो फिर लो, बात वहीं रुक गई। अब जब बात वहीं रुक गई तो फिर उन्हें शिव जी की तपस्या करनी पड़ी, तो फिर शिव जी उन्हें अंततः मुक्त करते हैं और वो पृथ्वी पर आती हैं और उनके पूर्वजों को तार देती हैं, जो एक कंसेप्ट है हिंदू धर्म में। तो कुल मिला के ये कहानी जो है, ये कहानी क्यों, क्योंकि हमें व्याख्या चाहिए और इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं क्यों ये कहानी रची गई। देखिए, एक हम हिंदू धर्म में और एक खासियत है, जब भी किसी चीज की महत्वता उन्हें स्थापित करनी होती है तो उनके पीछे वो कहानियां गढ़ देते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो वैदिक साहित्य में, अगर वैदिक काल में देखेंगे तो गंगा का उतना महत्व नहीं है, न शिव का उतना महत्व है। वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो हैं इंद्र। लेकिन अब हमें शिव की महत्वता स्थापित करनी है, शिव के महत्व को स्थापित करना है, तो हमें उसी तरह की कहानियां भी तो गढ़नी पड़ेंगी। अब आप देखिए, गंगा के पास आप जाइए तो देखिए, अगर जब अपने पूरे उफान में हो, गंगा में पानी ठीक तरह से हो, तब आप देखेंगे उसकी विशालता देख के आप एकदम घबरा जाएंगे कि यार इतना ही विशाल नदी। अब आप कल्पना करिए, इतनी विशाल नदी और आप कहानियों में क्या सुन रहे हैं कि शिव की जटाओं में आके फंस गई। इससे क्या महत्व, किसकी महत्वता बढ़ रही, इसकी शिव की महत्वता बढ़ रही। तो एक ये भी कारण है कहानियां गढ़ने का। तो ये जो तरीका हुआ, ये कहानियां क्यों हम गढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम, क्या एक व्याख्या ढूंढ रहे हैं हम किस चीज की, उन चीजों की जिसके अभी हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई है कि इसकी एक सही वैज्ञानिक व्याख्या ढूंढ के ले आए। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा मान लीजिए, दूसरा जब धीरे धीरे बुद्धि का और विकास होने लगा, जब बुद्धि का और विकास होने लगा तो अब लोगों के नहीं भाई, मामला धार्मिक वाला नहीं लाएंगे, हम इस तरह की धार्मिक कहानियां नहीं गढ़ेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उन चीजों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हमें क्यों हुई, प्रकृति और शरीर के बीच का संबंध जो है ये ठीक से स्थापित नहीं हो पाया, या प्रकृति और शरीर के बीच का संबंध गड़बड़ हो गया, इस वजह से कोई चीज, कोई बीमारी और किसी तरीके की चीजें हो रही। जैसे अभी एक डिबेट हुई ईश्वर के अस्तित्व को लेकर, एक गीत जावेद अख्तर साहब और एक और स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर, उनके बीच डिबेट हुई। डिबेट क्या थी, डिबेट ये थी, आप जरूर जाकर सुनिए वो डिबेट अगर आपने नहीं सुनी हुई है तो। वो डिबेट क्या हुई, डिबेट ये हुई ईश्वर के अस्तित्व को लेकर। अब देखिए, उसमें माना गया कि एक पक्ष जीत गया, एक पक्ष की जीत हुई, एक पक्ष की हार हुई, लेकिन फिर भी कहीं से ये स्थापित नहीं हुआ कि ईश्वर है या नहीं है। वो जो पूरी डिबेट थी वो सिर्फ पूरी की पूरी डिबेट बुद्धि से थी, तर्कों के माध्यम से थी। उस पूरी डिबेट में कहीं कोई ऐसी व्याख्या नहीं है जहां ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इन सब के माध्यम से नहीं। वो जो पूरी व्याख्या की गई है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, वो सिर्फ इस माध्यम की गई, बुद्धि के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से। उसमें वो डिबेट के शुरुआत में इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ जो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे वो तर्कों के माध्यम से करेंगे। ठीक, तो दूसरी इस तरह की मामला हुआ। फिर जब हम इवॉल्व होते गए, बुद्धि का और विकास होता गया, तब कुछ लोगों ने समझा कि नहीं भाई, बात बन नहीं रही, बात तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए किसी चीजों का वो करने का, ज्ञान प्राप्त करने का, किसी चीज की सही सही व्याख्या लाने का। तो फिर वो जो तीसरा तरीका कौन हुआ, वो वैज्ञानिक तरीका, जिसमें हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से। और वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ कि इससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, अगर मैं दिल्ली में बैठ के कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, दिल्ली में बैठकर मैंने ये एक वो फॉर्मूला दे दिया, ये एक थ्योरम दे दी, तो ये दुनिया के किसी कोने में भी अगर उसके वही सेम कंडीशन अप्लाई करके इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो सेम रिजल्ट आएंगे। आप कहीं E=mc², दुनिया के हर कोने में अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो वो यही निकल कर आएगा, और वो यही निकल कर आएगा। वैज्ञानिक तरीके का जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ, जो वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान प्राप्ति का माध्यम हुआ, वो ये हुआ। तो जो टॉपिक हमारा था क्या था, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, पीछे था तो मेरे ख्याल से, हाँ, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। अब देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। क्या बुक लिखी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। उसमें उन्होंने ये 3 तरीकों की बात करी। कौन से 3 तरीके, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सोसाइटी इवॉल्व होती है। किस तरह से इवॉल्व होती है, सोसाइटी इवॉल्व ऐसे होंगी कि जो पहली जो सोसाइटी होगी, सोसाइटी रिलीजियस सोसाइटी टू मेटाफिजिकल सोसाइटी टू साइंटिफिक सोसाइटी। किस तरीके की सोसाइटी होंगी, पहली होगी रिलीजियस सोसाइटी। यहां पर जो चीजों की व्याख्या आप करेंगे, जो व्याख्या करेंगे वो धर्म के आधार पर करेंगे।
धर्म उसकी क्या व्याख्या है, कहानियों के माध्यम से उसकी व्याख्या आप करेंगे कि क्यों सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है। देखिए कितनी अच्छी कहानी उन्होंने गढ़ ली सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सॉरी, कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकल कर आया। अब अमृत निकल कर आया तो देवताओं और राक्षसों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि हम लेंगे हम लेंगे। फिर ये हुआ कि नहीं भाई, आप लाइन लगाकर बैठिए, दोनों लोग एक एक तरफ पंगत लगाकर, और दोनों पक्षों को दिया जाएगा मामला। फिर किया क्या, जो अमृत पिला रहे हैं, विष्णु ने पिला रहे हैं अमृत, तो देवताओं तो अमृत पिला रहे हैं, ठीक, राक्षसों को कलश जादू से वो बदल दे रहे हैं और पानी पिलाए दे रहे हैं, दूसरी कोई चीज मान लीजिए पिला दे रहे हैं। ये चीज एक राक्षस देख लेता है, उसका क्या नाम है, राहु। वो देख लेता है, वो क्या करता है, चुपके से जाके देवताओं वाली लाइन में खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, जो भी आप कह लीजिए। अब जब बैठ जाता है तो वो भी पीने लगता है, लेकिन सूर्य और चंद्र उसको पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो उसकी पोल खोल देते हैं। जब उसकी पोल खोल देते हैं तो उसका विष्णु चक्र से अपने उसकी गर्दन काट देते हैं। लेकिन अब वो चूंकि अमृत वो पी चुका है, अब जब पी चुका है तो मृत्यु नहीं होती। और फिर कहानी है कि उनसे बदला लेने के लिए समय समय पर उनको निगल जाता है, राहु और केतु वो जो है उनको निगल जाते हैं सूर्य और चंद्र को, ताकि उनसे जो उन्होंने उनकी पोल पट्टी खोल दी थी उसका बदला लिया जा सके। तो ये कहानी है, देखिए क्या है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। इसी तरह चीन में व्याख्या है कि जो ड्रैगन है वो सूर्य और चंद्रमा को खा जाता है। तो ये व्याख्या है, ये किस तरह की सोसाइटी है, रिलीजियस सोसाइटी। यहाँ पर किसी भी जो चीज की व्याख्या होगी, किसी भी घटना की व्याख्या होगी, वो धर्म के आधार पर होगी। फिर आ जाती है मेटाफिजिकल सोसाइटी। किस तरह की सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी। यहां पे क्या होगा, यहां पे ये होगा, यहां पे जब व्याख्या करेंगे आप मेटाफिजिकल सोसाइटी में तो तर्कों के माध्यम से, कि जैसे हमने वो बात करी कि डिबेट वाली, जैसे प्लेटो कोई बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है, जस्टिस क्यों है यहाँ पर, जस्टिस इसलिए है क्योंकि जस्टिस का एक प्योर फॉर्म वो कहीं दूसरे एग्जिस्टेंस में, किसी दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। उनका आइडिया ऑफ फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म उनकी चलती है कि हर एक चीज का प्योर फॉर्म, उसका जो प्योर आइडिया है वो किसी दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। यहां पर जो है उसके सब बिगड़े हुए रूप है। ये क्या है, ये सारी जो बातचीत चल रही है मेटाफिजिकल रियलिटी, चीजों की व्याख्या किस तरह से हो रही है मेटाफिजिकल उसमें। तो ये मेटाफिजिकल सोसाइटी है। ये किसने करी है ये सारी व्याख्या, ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी बुक कोर्स ऑफ पॉजिटिव, वो क्या नाम था, पॉजिटिव सोशियोलॉजी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव सोशियोलॉजी। तीसरी जो बात करते हैं वो किस तरह की सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी। यहां पर जब आप बात करेंगे कि नहीं सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, उनकी अपनी वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। बिजली क्यों चमक रही, इंद्रदेव के क्रोधित होने से नहीं, बिजली इस वजह से चमक रही है। लाखों लोगों की जान एक साथ चली गई, क्यों चली गई, देवी नाराज नहीं हुई, क्यों, क्योंकि किसी न किसी वायरस ने उन्हें इफेक्ट किया, किसी न किसी बैक्टीरिया ने उसे इफेक्ट किया। नहीं तो एक समय था यूरोप में डार्क एज में जब इसको ब्लैक डेथ बोलते थे कि देवी नाराज हो गई है, उनकी पूजा करो, पूरी आधी सोसाइटी एक साथ साफ हो जाती थी। और लोगों की क्या व्याख्या थी कि ये ईश्वर का प्रकोप है, देवी नाराज हो गई, उनकी पूजा करो। साइंटिफिक सोसाइटी नहीं, वायरस है। आज जब कोरोना आता है तो हम उसकी साइंटिफिक व्याख्या लेकर आते हैं कि नहीं कोई वायरस है, उसके जेनेटिक कोड को हमें अध्ययन करना है, फिर उसकी वैक्सीन हमें बनानी है। ये किस तरह की सोसाइटी है, ये साइंटिफिक सोसाइटी है। तो जब विज्ञान की बात आप करेंगे, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो कुछ इस तरह की बात होगी सोशियोलॉजी विज्ञान के रूप में, कुछ ऐसे। अब इसको थोड़ा सा मामला और समझते हैं। विज्ञान यानी कि कोई विज्ञान किस तरह से कोई चीज, कोई ज्ञान प्राप्त करता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कोई समस्या ऑब्जर्व करी, ठीक। अब जब आपने समस्या ऑब्जर्व करी, उसको देखा, मान लीजिए फल पेड़ से नीचे गिरा, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब जब आपने ये ऑब्जर्व किया तो फिर इसके बाद क्या होगा, आप इससे रिलेटेड सबसे पहला आपको प्रश्न आएगा। अगर आप वैज्ञानिक चिंतन के व्यक्ति हैं, आप सोचने समझने वाले, थोड़ा तो कोई मूर्ख बैठा होगा वहां, तो सेब गिरा है उसने उठा के खा लिया। लेकिन नहीं, न्यूटन बैठे हुए हैं वहां पर, तो दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि यार क्यों गिरा है। जब इस क्यों का जवाब वो ढूंढने जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि उस चीज को लेकर, उस समस्या को लेकर उन्होंने जो चीज ऑब्जर्व करी उससे रिलेटेड क्या कोई वर्तमान में कोई ऐसा साहित्य है, कुछ ऐसे प्रमाण हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अध्ययन किया जा सके। अगर वो चीजें हैं तो उनका वो अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब जब ये सारी चीजें करेंगे और ये सारी चीजें करके एक हाइपोथेसिस बनाएंगे,
हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि भाई सेब इसलिए नीचे गिर रहा है। अब जब ये हो जाएगा तब क्या करेंगे, अगला चरण कौन सा आ जाएगा, अब अगला चरण आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट का। अब ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या, उस समय तो मान लीजिए केवल हम अपनी बॉडी के लेवल पर ऑब्जर्वेशन कर सकते, अपने सेंसर्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, लेकिन आज हमारे पास टेलीस्कोप हैं, माइक्रोस्कोप हैं, हबल टेलीस्कोप, आप देखिए आप यूनिवर्स की आप कहाँ कहाँ चीजें देख सकते हैं। इस तरह की चीजें हमारे पास है ऑब्जर्व करने के लिए। एक्सपेरिमेंट वो करेंगे, क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट वहां पे, कभी छोटा सेब गिरा देंगे, कभी बड़ा सेब गिरा देंगे, कभी इतनी ऊंचाई गिरा देंगे, कभी एक को थोड़ी नीचे ऊंचाई से गिरा देंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो जो सारे निकल कर आ रहे हैं, नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, जो भी उसके रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, उन सबको एक जगह रखेंगे, फिर उनको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्या, कि सेब नीचे इसलिए गिर रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी। जब ये होगा फिर अगला चरण क्या आ जाएगा अगला चरण आ जाएगा पीयर रिव्यू का, कि जो अध्ययन इन्होंने किया है, क्या बाकी लोग इसी कंडीशन पर यही एक्सपेरिमेंट, यही अध्ययन, यही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या सेम रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। तो अगर हर सिचुएशन पर, हर कंडीशन पर जो उन्होंने अप्लाई करी, हर जगह सेम रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वो ज्ञान वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक तरीके से कोई ज्ञान अगर प्राप्त किया जा रहा है तो उसका मोटा मोटा ये मतलब है। तो अगर हम देख ले साइंस का, अगर हम दो तीन बातें ले लें कि मान लीजिए कोई चीज साइंस है, मान लीजिए कोई ज्ञान है जो विज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया गया है, तो क्या दो चार चीजों मामला होना चाहिए उसमें। तो जैसे पहला एम्पिरिसिज्म, क्या होना चाहिए, एम्पिरिसिज्म की एम्पिरिकल हो, एम्पिरिकल एविडेंस पे बेस हो, ऑब्जर्व हो, सारी चीजें हो। दूसरा एक्सपेरिमेंट, क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। अलग अलग लोग जो हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, कंडीशन सेम रख रहे हैं अगर, तो रिजल्ट वही आ रहा है कि नहीं। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्या आप ले लेंगे, जैसे स्केप्टिसिज्म, भाई प्रश्न भी तो, संदेह भी तो होना चाहिए। जो ज्ञान आपका आया है उन चीजों पे हम संदेह कर सकते हैं, उस पर प्रश्न उठा सकते हैं कि नहीं। देखिए बड़ा अच्छा है, मैं एक बुक, आप बहुत प्यारी पुस्तक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एक राइटर को तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, डॉक्टर युval नोआ हरारी, नेक्सस उनकी एक बड़ी अच्छी बुक है। उसमें वो जो बात करते हैं कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो रिलीजन है, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि इसमें चेंज का स्कोप नहीं है। चेंज का स्कोप ये नहीं है कि इसमें आप डाउट नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते कि जो पृथ्वी है इसके केंद्र में ही पूरा ब्रह्मांड है। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं मनुष्य, ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, ये ईश्वर ने इनको बनाया है और ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं होगा। अब ये वो मान के चलना है। अब उस टेक्स्ट, उस रिलीजन, कोई भी पर्टिकुलर हो, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप उन पर डाउट नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जब ये नहीं कर सकते तो यानी कि वो स्थापित हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते तो क्या वो सही ज्ञान होगा, नहीं होगा। तो स्केप्टिसिज्म, उस पर हम ये बात तो कर सकते हैं। इसी तरीके से और दो चार चीजें, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जेक्टिविटी। क्या ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या, कि मैं कर रहा हूं, ये कोई अमेरिकी कर रहा है, ये कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है, कोई क्रिश्चियन कोई रिसर्च कर रहा है, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उस रिसर्च में अगर कोई हिंदू कर रहा है तो दूसरे रिजल्ट निकल कर आ रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है तो दूसरे रिजल्ट आ रहा है, कोई क्रिश्चियन कर रहा है दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं, कोई अमेरिकी कर रहा है दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहा है दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं। ये मामला नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये जो तीन चार पांच चीजें हैं, इन्हीं को मान के आप चलेंगे कि विज्ञान का कुछ मोटा मोटा मतलब ये हुआ। अब जो टॉपिक आपका था, टॉपिक क्या था, टॉपिक था सोशियोलॉजी एज अ साइंस। ये टॉपिक आता। तो प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि विज्ञान, जो समाजशास्त्र है, ये क्या विज्ञान है, सोशियोलॉजी क्या साइंस है। तो देखिए दो विचारधाराएं चलती हैं, एक पॉजिटिविज्म और दूसरी नॉन पॉजिटिविज्म। जो पॉजिटिविज्म जो है ये आपकी ऑगस्ट कॉम्टे ने दी है, फिलॉसफी, ऑगस्ट कॉम्टे की फिलॉसफी है। इन्होंने अपनी बुक जो कोर्स ऑफ फिलॉसफी है, हमने बात करी थी कोर्स ऑफ फिलॉसफी, ये बुक है, इस पर इन्होंने इसकी चर्चा करी है। पॉजिटिविज्म ये क्या मान के चलता है,
ये मान के चलते हैं कि देखिए ये उस न्यूटन की बात की सब लोग हैं इन पर, और जैसे एक पियरे साइमन लैपलेस थे, उन्होंने डीमंस थ्योरी दी थी। डीमंस थ्योरी क्या दी थी कि न्यूटन जो बात करते हैं, न्यूटन बात करते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति, इसको हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अपने एक नियम है। अगर उन नियम को हम समझ लें तो इस नेचर किस तरह से चल रहा है, इसके रूल्स को अगर हम समझ लें तो हम नेचर को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इससे एक कदम और आगे जाकर पियरे साइमन लैपलेस एक डीमंस थ्योरी देते हैं। वो क्या बात करते हैं कि एक ऐसा डीमन हो, एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट हो जो नेचर के हर पार्टिकल की एग्जैक्ट सिचुएशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी अगर उसको वो एक साथ देख पा रहा है तो नेचर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बी इट उसका पास्ट हो या बी इट उसका फ्यूचर हो। ये पियरे साइमन लैपलेस की सुपर इंटेलिजेंट थी। लेकिन बाद में इसको लोगों ने चैलेंज कर दिया, जैसे हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दी, उसमें उन्होंने बात करी कि नहीं, आप एक ही समय में किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट सिचुएशन और वेलोसिटी नहीं जान सकते, ये इम्पॉसिबल है। और फिर क्योस थ्योरी आ रही है बाद में, क्या बोल रही है कि एक छोटा सा भी कोई इंपैक्ट, एक छोटा सा भी कोई अगर कोई घटना घड़ी है तो वो नेचर पे बड़े लेवल पे इंपैक्ट डालती है, बटरफ्लाई इफेक्ट उस पर डालती। तो ये जो सारे उस टाइम के जो लोग आ रहे हैं, जो चिंतक निकल कर आ रहे हैं, वो सारे उसी परंपरा से चले आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस तरीके से चीजें वैज्ञानिक रूप से उनका अध्ययन हो सकता है। कॉम्टे भी, ऑगस्ट कॉम्ट कुछ लोग बोलते हैं उन्हें, कुछ लोग अगस्ट कॉम्टे बोलते हैं, आप देख लीजिए क्या चीज सही है, आप जो भी बोलिए दोनों ठीक ही हैं। तो कॉम्ट जो मानते हैं, अगस्ट कॉम्ट जो मानते हैं कि जिस तरह नेचर्स के अपने रूल हैं, जिस तरह नेचर के उन रूल्स, उन प्रिंसिपल को समझ के हम अध्ययन कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये प्रकृति, ये नेचर किस तरह काम करता है, उसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, सोसाइटी के जो प्रिंसिपल है, अगर उनको हम ठीक से समझ ले तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हम सोशियोलॉजी को एज अ साइंस उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी उनकी व्याख्या है, जो बात वो करते हैं, क्या बात करते हैं, वो बात इसमें करते हैं कि देखिए जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये आर्बिट्रेरी नहीं है। हमारा जो बिहेवियर है ये प्रिडिक्टेबल है, ये आर्बिट्रेरी नहीं है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम जो दरअसल बिहेव करते हैं वो सोसाइटी द्वारा दिए गए जो रोल्स हैं, जो सोसाइटी हमें एज एक रोल देती है। जैसे अगर मैं एक शिक्षक हूं तो एक शिक्षक के रूप में जो रोल मुझे दिए गए मैं उसी तरह बिहेव करूंगा। वो एक फादर है, उसको जिस तरह के रोल दिए गए वो उसी तरह का बिहेव करेगा। तो जो ऑगस्ट कॉम्टे का मानना है कि सोसाइटी जो हमें रोल देती है हम उन्हीं को प्ले करते हैं। इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमारा बिहेवियर जो है प्रेडिक्टेबल है, वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, आर्बिट्रेरी नहीं है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एक क्या हो सकता है मामला, अगर इसको हम समझें, जैसे एक रिसर्च हुई, एक बड़ी विवादित साइकोलॉजिकल रिसर्च है, एक साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, फिलिप जिम्बार्डो, बड़ा चर्चित एक्सपेरिमेंट है और स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने किया ये सॉरी उसमें उन्होंने ये किया कि 10-20 बच्चों को लिया, अपने ही विद्यार्थियों को उन्होंने लिया और फिर किया क्या, उनको बांट दिया, 2 ग्रुपों में बांट दिया। एक ग्रुप जो बनेगा वो कैदी बन गया, ठीक, और दूसरा ग्रुप जो है वो जेल के, कोई सुपरिटेंडेंट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई जेलर बन गया, कोई हवलदार टाइप का, जो भी सारी चीजें हैं ये बना दिए गए। अब इनको वहां पे चीजें प्ले करनी थी, इनके जो रोल थे उसके हिसाब से इनको एक्टिंग करनी थी, या उसी हिसाब से इन्हों बिहेव करना था, अगर आप कह लें। पहले दिन तो चीजें ठीक चली, पहले दिन हंसी मजाक में चल रहा है, सारी चीजें एक दूसरे से हंस बोल बता रहे हैं। दूसरे दिन से चीजें सीरियस होना स्टार्ट करने लगी। क्या चीजें सीरियस हो, जैसे ही जो कैदी बच्चे बने हैं वो कोई गलतियां करते हैं, जो जेलर बना है, जो सुपरिटेंडेंट बने हैं, उनका बिहेवियर उनके प्रति स्ट्रिक्ट होने लग रहा, वो उन्हें सजा देने लग रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसा अगर वो कोई कैदी उसका विरोध करता है तो वो और ज्यादा उसको सजा देने लगते हैं कि ऐसा करो, ये सारी चीजें करो। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो कैदी होते हैं उनका सेल्फ स्टीम धीरे धीरे गिरने लगता है और वो खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। और जो सुपरिटेंडेंट या जेलर टाइप के जो बने, पुलिस वाले उसमें बने, उनका बिहेवियर और ज्यादा प्रताड़ित करने वाला धीरे धीरे बंद। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये मुश्किल से 6 दिन चल पाया। फिलिप जिम्बार्डो इवन इतना इन्वॉल्व हो गए कि उन्हें खुद ही पता नहीं चल रहा कि ये एक्सपेरिमेंट कब इतना खतरनाक होता जा रहा है। फिर धीरे धीरे उन्हें फिर हटाया गया उस एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है कि मामला जिसमें ये चीज देखने को मिलती है कि एक रोल मिला। क्या रोल मिला, एक को कैदी का रोल मिला और एक को रूलर एक मिल गया, एक आप कह लें जेलर बन गया, जो भी बन गया। तो एक कैदी है, एक पुलिस है, और बिहेवियर दोनों का चेंज हो गया।
जबकि जो उन्होंने बच्चे लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, उनकी तर्क पद्धति, चिंतन पद्धति सब बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके बावजूद उन्हें जो रोल दिया गया समाज उस एक्सपेरिमेंट में, उस रोल को वो प्ले करने लगे। जैसे आप अगर और उदाहरण देखेंगे तो कई बार देखिए हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को अपने एचआर से बहुत समस्या होती है। अब एचआर का काम ही है क्या कि इस बंदे से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके काम निकलवा सके। तो कई बार ये होता है कि उनको एचआर को जो काम दे दिया बस वो सिर्फ उसी पे फोकस करते, एक उनका जो रोल हो गया। कई बार जो देखते हैं कि ये देखने में आता है कि उनकी एम्पैथेटिक स्किल्स जो होती हैं एचआर की वो बिल्कुल लगभग जीरो हो जाती। कई बार ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि बुखार है और बहुत ज्यादा बीमार है कोई एम्प्लॉय, उसके बाद भी एचआर उसको प्रेशराइज करते हैं कि आप ये काम करिए और आपको करना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, ये चोट वोट तो ठीक है चलती रहती है। ये सारी चीजें, ये जो खेला चल रहा है ये क्या है, रोल प्ले कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारत में जैसे जो ये सासों का बिहेवियर, जो सास होती हैं, आखिर ये भी तो कभी बहू थी, ये भी कभी न कभी सासों द्वारा प्रताड़ित की ही गई होंगी। तो इनके दिमाग में तो ये चीज ख्याल आया ही होगा यार कि मैं जब कभी सास बनूंगी मैं अपनी बहू को बिल्कुल एक माँ जैसा, बेटी जैसा रखूंगी, माँ बेटी वाला प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता होगा। लेकिन जैसे ही वो सास वाले रोल में आती है क्या हो जाता है, बहू को कोचना स्टार्ट कर देती, कोई ना कोई दिक्कत देना शुरू कर देती है। ये क्यों? क्योंकि एक रोल प्ले कर रही है और उसको एक सोसाइटी ने रोल बताया है। और बताया क्या है, सासों का काम है। देखिए क्या है मामला कि जैसे भारत में आप समस्या समझिए, समस्या ये है कि जो शादियां हो जाती थी बहुत कम एज में हो जाती थी, 11 साल 12 साल में, इस तरह की एजेस में शादी हो गई। अब वो जो बच्ची आई है अभी उसकी क्या समझ है चीज़ों को, अब इसको ये जिम्मेदारी किसको दी गई, सास को दी गई है कि तुम देखना इसको कहीं बहके ना, चीज़ें ठीक से करे, ये सारी चीज़ें इसको तुम ठीक से सिखाओ। तो उस बच्ची को कौन सिखाएगा, सास सिखाएंगी। जब सिखाएंगी तो सिखाने वाली पोजीशन पे हो गई, एक तरह ऊंचे पावदान पे हो गई, एक तरह की पावर उनके पास आ गई। जब पावर आ गई तो उनका रोल हो गया ना ये, और जब ये रोल हो गया तो धीरे धीरे ये जो चला आ रहा धीरे धीरे करते हुए इस तरीके की जो बातें हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। और जैसे कि किस तरह की बातचीत है, तो सासों का बिहेवियर हम देखेंगे कैसे कि वो भी एक तरह का रोल प्ले कर रही होती हैं। तो बिहेवियर को इस तरह का प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे तो एज अ रिसर्चर, एज अ ऑब्जर्वर, अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट है तो उसका क्या काम होगा, उसका काम ये होगा, ये देखना होगा कि ये जो है मामला, ये जो बिहेवियर है, ऐसे क्या समाज में कारण है, ऐसे समाज में कौन कौन से कारक हैं, ऐसी कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके इस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे अब एक और जैसे समस्या लीजिए, जैसे भारत में बच्चों को बड़ी समस्या रहती है कि करियर को लेके पिता बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि पापा पीछे ही पड़े कि यूपीएससी निकालना ही निकालना है तुम्हें, पापा पीछे पड़े कि आईआईटी क्रैक करना ही करना है, पापा पीछे पड़े हैं कि नीट निकालना ही निकालना है। पापा कभी हमसे ये नहीं पूछना चाह रहे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कभी हमारे दिल की बात पापा ने नहीं जाननी चाहिए। वो तो सिर्फ अपना हुक्म चलाना जानते हैं, वो सिर्फ वो हमें बनाना चाहते हैं जो कभी वो बनना चाहते थे, इसलिए वो हम पर इस तरह का दबाव डाल रहे हैं। मैं एक अच्छा कैमरामैन बनना चाह रहा हूँ, मैं एक अच्छा फोटोग्राफर बनना चाह रहा हूँ, मैं म्यूजिक में कुछ बड़ा कमाल का करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ बड़ा अच्छा करना चाह रहा हूँ, मैं पेंटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मुझे इस पे जाना है, मैं राइटिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, मुझे ये करना है। लेकिन पापा ये करने ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहा? तो एक इकोनॉमिस्ट हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उनकी एक बड़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ रहा था, लव चाइल्ड एंड पेरेंटिंग करके कुछ ऐसे बुक का नाम है, बड़ी अच्छी बुक है। उसमें वो व्याख्या करते हैं, बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि कोई भी पेरेंट्स उसके बच्चे के करियर को लेके क्या बिहेवियर है, स्ट्रिक्ट बिहेवियर है या एक लिबरल बिहेवियर है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि पहले तो उस सोसाइटी में इक्वालिटी की क्या सिचुएशन है, उस सोसाइटी में कितनी इनइक्वालिटी है, और दूसरी उस बच्चे उस पेरेंट्स की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है। तो आप कल्पना करिए एक समाज है जिसमें बहुत ज्यादा असमानता है, ठीक, उस समाज में बहुत ज्यादा असमानता है। तो अगर एक पिता है तो उसको दिख रहा है ना कि किस करियर में ज्यादा फोकस, अगर उसके समझ में ये बातें आ रही है कि नहीं इस समाज में अगर रहना है तो अगर आईएएस कोई बन गया है, ये कोई डॉक्टर बन गया है, किसी ने आईआईटी निकाल दी, तब ही उसका भविष्य ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इस समाज में इनइक्वालिटी ज्यादा है, दूसरी जगह करियर की उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है नहीं, और उस पिता को अपने बच्चे की चिंता है, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। इस चिंता के चलते वो प्रेशर डालेगा अपने बच्चे पर। क्यों डालेगा? क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि इसका एक अच्छा, एक सफल, एक सिक्योर भविष्य हो, इस वजह से। और दूसरा, अब जब उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है
तो अब बच्चा अगर आइसक्रीम भी उसका बेचेगा ना, कि बच्चा कहेगा पापा मैं तो आइसक्रीम बेचूंगा, ठीक है बेटा तुम आइसक्रीम बेच लेना। क्यों बेच लेना? क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं। इनको पता है कि कल को मेरा बच्चा अगर कुछ ना भी कर पाया तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सपोर्ट उसके बैकअप में बैठा हुआ। अब आप एक कल्पना कीजिए, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, किसी तरीके से तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए, किसी तरीके से पेट काट काट के। एक शर्ट उन्होंने खरीदी थी 1.5 साल पहले, 2 साल से पिछले शर्ट नहीं खरीदी, ठीक, वो पैसा जोड़ जोड़ के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। अब वो चाहेंगे जो सिचुएशंस मेरी है मेरे बच्चे की ना हो, वो एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा करियर उसका हो जाए, तो अब वो क्या करेंगे, वो प्रेशराइज करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे कि यार इसका भविष्य अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको भविष्य अच्छा कहां दिख रहा है, आईएएस में दिख रहा है। उनको भविष्य अच्छा कहां दिख रहा है, आईआईटी में दिख रहा है। उनको भविष्य या दूसरी जो भी चीजें उस समाज में प्रचलित हैं लेकर उन सारी चीजों में उनका उसका भविष्य दिखने लगेगा। अब ये जो सारा खेला चल रहा है, क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, उनके करियर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि उसकी एक जो व्याख्या है वो ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन उस समाज की कैसी है, उस समाज की इनइक्वालिटी लेवल उस समाज में क्या है, पेरेंट्स की अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसी है। इसलिए हर बाप जल्लाद नहीं होता, वो मजबूर है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा हो। इस वजह से वो चीजों को प्रेशराइज करने लगते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे, मैं ये कर रहा था, जो पॉजिटिविस्ट जो व्याख्या है, जो अगस्ट कॉम्टे जो बात करते हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं। और भी आप बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में आज देखिए कितनी ज्यादा चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि ये जो व्याख्या है, जो मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि चीजों का हम अध्ययन कर सकते हैं, सोसाइटी का हम अध्ययन कर सकते हैं वैज्ञानिक रूप से। क्यों? क्योंकि जो अगस्ट कॉम्टे जो सबसे बड़ा जो क्लेम है वो है कि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, आर्बिट्रेरी नहीं है। दूसरा जो अगर हम इसी में बात आगे बढ़ाएं, जो लोग नहीं मानते कि भाई कुछ भी कहिए आप, वैज्ञानिक तो नहीं है, ठीक, ये तरीका वैज्ञानिक हो नहीं सकता। तो ये कौन है? नॉन पॉजिटिविस्ट है। कौन से हुए? नॉन पॉजिटिविस्ट। ये जो दूसरे हैं ये क्या मानते हैं कि नहीं भाई तरीका वैज्ञानिक है नहीं, चीजें क्यों नहीं है, इसको आप हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहली जो बात वो करते हैं कि देखिए, जो बात इन्होंने करी कि ह्यूमन बिहेवियर आर्बिट्रेरी है, प्रेडिक्टेबल है, वो कहते हैं नहीं भाई बात ऐसी है, ह्यूमन एक कॉन्शियस बीइंग है, ठीक। आप एक पार्टिकल पर मान लीजिए, आप एक पार्टिकल पर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, यहां पर एक्सपेरिमेंट आपने किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट अमेरिका में किया, एक इंडियन ने एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे पाकिस्तानी ने एक्सपेरिमेंट किया, दुनिया भर के एक लोग उसी पार्टिकल पर जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट सेम निकल कर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल कॉन्शियस नहीं है, उसके पास एजेंसी नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है। ह्यूमन जो है वो एक कॉन्शियस बीइंग है, उसके पास अपनी एजेंसी है, उसके पास अधिकार, निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्रता है, क्षमता है, फ्री विल है। तो ह्यूमन बिहेवियर कभी प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव कर सकता हो सकता है। एक सिचुएशन पर एक बंदे ने जिस तरह से बिहेव किया, वो जरूरी नहीं कि उसी सिचुएशन पर अगले टाइम पे सेम बिहेवियर करेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग बिहेवियर होगा। मान लीजिए एक बंदे को आपने तमाचा मार दिया, ठीक, अब वो गांधीवादी परंपरा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, गांधी जी से बिल्कुल प्रभावित बंदा है, ठीक, आपने तमाचा मार दिया, उसने दूसरा गाल आगे कर दिया। अब आपने क्या ऐसे 2-3 बंदों को मारा, ठीक, और आपने क्या व्याख्या निकाल ली, वो सारे मान लीजिए गांधीयन फिलॉसफी से ठीक ठाक मात्रा में प्रभावित थे। अब आपने क्या व्याख्या निकाल ली कि एक तमाचा मारेंगे दूसरा आगे कर देगा, फिर आप 1 साल 1.5 साल बाद फिर मिले उन्हीं से। अब तब तक ये बंदा भगत सिंह के दर्शन से ठीक ठाक प्रभावित हो चुका है, भगत सिंह से ठीक ठाक मात्रा में इन्फ्लुएंस हो चुका है। अब आप सोचेंगे फिर जरा वही प्रयोग करके देख लिया जाए। आप गए, एक तमाचा आपने जड़ा, भगत सिंह से ठीक ठाक प्रभावित था, इसके बाद 2-4-6 झापड़ आपकी जड़ते चला जाएगा। अब व्याख्या बदल गई, ये क्या मामला हुआ? तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि कॉन्शियस बीइंग है, आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो आप उसका अध्ययन करेंगे कैसे? अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग उसके बिहेवियर होंगे। ये एक जो बात है। जो दूसरी जो बात निकल कर आती है वो है एक्सपेरिमेंट के लेवल पे। एक्सपेरिमेंट के लेवल पे माम देखिए, एक्सपेरिमेंट करने की भी तो अपनी एक लिमिट है। आप हर चीज को एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए
अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस का किसी भी मैरिज पर क्या असर पड़ता है। ठीक, तो क्या आप ये करेंगे कि 5, 6, 10 कपल्स आपने लिए, उनको रखे एक लैब में, और उसके बाद आप क्या करने लगेंगे, आप ये करने लगेंगे कि पीटो एक दूसरों को, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो, या पुरुषों से आप कहेंगे महिलाओं को पीटे, या महिलाएं भी बराबर का मामला होना चाहिए कि उनको पुरुषों से पीटो, और फिर इसकी व्याख्या आप रिजल्ट, ये एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर लोगे, कैसे आप पिटवा दोगे एक दूसरे को, तो ये लिमिट है, आप कैसे कर सकते हो। दूसरा, जब आप एक्सपेरिमेंट, एक तो आप लिमिट है इसकी, आप हर चीज पे एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। दूसरा सॉरी, दूसरी जो समस्या है यहाँ पे, वो समस्या जब आप किसी पे एक्सपेरिमेंट करते हो, जब किसी को ऑब्जर्व करते हो और उस बंदे को पता चल जाए कि मुझे ऑब्जर्व किया गया है, ये किया जा रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लो कर लो आप एक्सपेरिमेंट, जब उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप उसका बिहेवियर का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये पैनेप्टिकॉन एक थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे, उसमें जरूर पढ़ा होगा कि किस तरीके से उनके बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस पर डिटेल में भी नहीं चर्चा करेंगे। तीसरा मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट पे अगर देख लीजिए समस्या, क्या आप लैब की तरीके एक्सपेरिमेंट करके लैब लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं क्या। लैब में आप क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल्स लेते हैं, बाकी वेरिएबल्स आप कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक, कि भाई बाकी वेरिएबल्स हमने कांस्टेंट कर दिए, अब ताप का प्रभाव क्या होगा इस पे, ये देखेंगे। अब इस चीज पे अगर हम ताप भी सेम रखें, सब कुछ सेम रखें, अब दाब प्रेशर हम बढ़ाते जाए, तब इस पे इसका क्या असर होगा। लैब में तो हम ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरा आपको यहां पे करना हो, क्या करना हो आपको, मान लीजिए सक्सेस है, ये डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस होगी, ये डिपेंडेंट होगी किस पे होगी, एजुकेशन पे। ये मान लीजिए आपने थ्योरी बना दी। अब आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं भाई, बाकी वेरिएबल्स आप यहां पे कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं कि सक्सेस जो है वो एजुकेशन पे डिपेंड करेगी। क्यों, इसको आप थोड़ा सा समझिए। क्या मान लीजिए तो सक्सेस सिर्फ एजुकेशन पे, आप किस तरीके से कांस्टेंट कर देंगे किसी की कास्ट, किसी की आप लोकेलिटी कैसे कांस्टेंट कर देंगे। क्या लोकेलिटी, मान लीजिए वही सेम बंदा, एक बंदा जो ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, इंडिया में चला रहा है, और वही एक सेम बंदा ट्रक या बस कुछ भी चली स्विट्जरलैंड में चला रहा है, उनकी इनकम में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, कई गुना का अंतर आ जाएगा। आप कांस्टेंट कर लीजिए, आप कास्ट को, आप जेंडर को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि एक कोई विचारक थे, तो उन्होंने खुद का जेंडर चेंज कर दिया था, पुरुष थे, पुरुष से महिला हो गए, और सेम बंदा है, सेम इंटेलिजेंस लेवल है, सेम नॉलेज लेवल है, सिर्फ हुआ क्या है, पुरुष से महिला हो गया, और महिला होते ही उसकी अर्निंग्स कम हो गई। आप ये कर लीजिए। ये सारी चीजें आप कैसे कांस्टेंट कर लेंगे, आपका रिलीजन कैसे कांस्टेंट कर लेंगे, आप उसका जेंडर कैसे कांस्टेंट कर लेंगे, कितनी सारी चीजें हैं। आप उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे कांस्टेंट कर लेंगे। आप कितने ऐसे लोग देखेंगे जिनका एजुकेशन उतनी नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। कितने आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिसमें एजुकेशन बहुत कम है लेकिन उसके बाद भी ठीक ठाक लेवल पे सक्सेस है। तो ये एक्सपेरिमेंट लेवल आप कैसे कर लेंगे, ये समस्या आ जाएगी। और अगली अगर हम समस्या देखें, जो नॉन पॉजिटिविस्ट मानते हैं क्यों सोशियोलॉजी इसको एज अ विज्ञान साइंस के रूप में नहीं दे सकते, तो जैसे यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता, आप एक निष्कर्ष जो निकाल रहे हैं वो क्या दुनिया के हर कोने पर सेम बात स्थापित होगी। क्या जो एक निष्कर्ष भारत में निकाल लिया गया, जो एक निष्कर्ष यूरोप में निकाल लिया गया या अमेरिका में निकाल लिया गया, क्या दुनिया के हर कोने पर वही निष्कर्ष ठीक होगा, नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अब जैसे यूएस वगैरह में क्या समस्या है, जो डाइवोर्स है इसका एक बड़ा कारण डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइवोर्स के। ये यूएस में, कहां पे है, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यहां पे ठीक ठाक समस्या। अब क्या यही सेम रिजल्ट अब भारत के लिए भी वैल्यूएबल मान सकते हैं क्या, हम क्या मान सकते हैं कि ठीक सेम रिजल्ट भारत में भी अप्लाई हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डोमेस्टिक वायलेंस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है डाइवोर्स के। क्यों, क्योंकि महिलाओं की डिपेंडेंसी भी तो है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। सबसे बड़ी चीज जो है कि महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर करती हैं। अब जब पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर कर रही है तो आप कितने तरीके प्रताड़नाएं कर लीजिए, वो आखिर जाएंगी तो छोड़कर कहां जाएंगी। क्यों, क्योंकि कभी उनकी शिक्षा पर, कभी उनकी स्किल्स पर उतना फोकस ही नहीं किया गया।
अब जब फोकस ही नहीं किया गया तो इकोनॉमिक रूप से पूरी तरीके से जो डिपेंडेंट है वो किस पर है, पुरुषों पर डिपेंडेंट है। अब जब पुरुषों पर डिपेंडेंट है तो वो एक बार ख्याल करके भी कांप जाएंगी क्या कि डाइवोर्स देकर आखिर जाएंगे कहां। दूसरा, बदनामी, कि आज हमारा समाज इतना परिपक्व है कि एक डाइवोर्स ली हुई महिला को उसी तरीके से देखे, उसी सम्मान की दृष्टि से देखे। नहीं, आज भी अगर कोई डाइवोर्स होता है तो गलती महिलाएं की ज्यादा मानी जाएगी कि इसी में कोई कमी रही होगी, यही ठीक से नहीं परिवार को चला पाई, ये सारी चीजें रही हो पाई, ये सारी चीजें। दूसरी, सोशल कंडीशनिंग। ये कितना बड़ा मुद्दा है कि भारत में एक बच्ची पैदा होती, पैदा होते ही उसे तैयार किया जाने लगता है एक शादी के लिए। दूसरे घर जाना है, तुझे पराए घर जाना है, सीख ले, मम्मी ने तुम्हारी ये सिखा के नहीं भेजा क्या, सीख लो, नहीं वहां क्या करोगी, सीख लो, ये कर लो, खाना बनाना सीख लो, ये करना, ठीक से चलो, ठीक से बोलो, ठीक से हंसो। ये सारी चीजें, इस पूरा सोशल कंडीशनिंग का मामला है कि बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो पीटेगा भी अगर देवता, तो देवता ही है, वो राक्षस नहीं हो सकता उनकी नजरों में। क्यों? क्योंकि सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, और जब सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो रखेगी तो मामला कैसे होगा, यूनिवर्सैलिटी का मामला। सॉरी, अगला जैसे अगर हम देखें मामला, सॉरी, अगला जैसे ऑब्जेक्टिविटी। क्या ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है रिसर्च में? अगला मुद्दा ये भी है, क्या रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आ सकती है? ये भी तो एक पॉइंट हो सकता है। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी माने क्या कि फ्री फ्रॉम बायसेस। भाई मैं एक एज अ रिसर्चर हूं, मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूं, मैं किसी मुद्दे पर रिसर्च करने जा रहा हूं। अब जब मैं रिसर्च करने जाऊंगा तो मेरे क्या धर्म है, मेरी क्या जाति है, मेरे अपने क्या प्रेफरेंसेस हैं, ठीक, मेरी अपनी क्या कंडीशनिंग है, मेरी अपनी क्या लोकेलिटी, मेरी अपने क्या थिंकिंग है, मेरे अपने क्या विचार हैं, इन सारी चीजों से बायस होना है मुझे उस पूरी रिसर्च में मेरी अपने किसी भी तरह के बायस को नहीं लाना है। जैसे एक शब्द है आपके इसी सिलेबस में, फैक्ट, एक है वैल्यू, दूसरा शब्द क्या है, राइटिंग थोड़ी ठीक ही है मान लीजिए, फैक्ट वैल्यू। फैक्ट मतलब कि तथ्यात्मक चीज, जिसको रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके हम वो चीज प्रमाणित कर सके कि भाई यही सच्चाई है, मैं करूं आप करूं वो बात सेम निकल कर आएगी। वैल्यू मतलब होता है कि ये सब्जेक्टिव थिंग हो गई, सब्जेक्टिव थिंग की आप किसको वैल्यूएबल मानते हैं, आप किस चीज को बहुत ज्यादा वर्दी मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो आपकी रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिविटी जो है आपकी फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। रिसर्च पे आपके वैल्यूज की प्रेफरेंसेस नहीं दिखने चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो ये मान के चलता है कि महिलाएं तो ऐसी ही होती। अब जब ये बंदा कोई इस तरीके की रिसर्च करेगा तो उसके जो रिसर्च है वो प्रभावित होगी ना, बायस्ड हुई ना, ऑब्जेक्टिव नहीं हुई ना, वैल्यू न्यूट्रल रिसर्च नहीं हुई ना। तो ये जो मामला है, अब जो ऑब्जेक्टिविटी का मामला है, ऑब्जेक्टिविटी का मामला क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का ये है कि जो आपकी रिसर्च है, अगर इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, ठीक है साफ कर देते हैं, ओके जी, आपकी जो रिसर्च है वो पूरी की पूरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव यानी कि बायस फ्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बायस फ्री होनी चाहिए, किसी तरीके के बायस्ड नहीं होना चाहिए, एकदम मामला क्लियर होनी चाहिए, तभी कोई विषय साइंटिफिक होगा मामला। अब हम सोशियोलॉजी में देख लेते हैं, जो भी रिसर्च होगी क्या कंप्लीटली बायस्ड होगी? तो ये मान के चलते हैं नॉन पॉजिटिविस्टिक, ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। और ये रिसर्च के हर फेज को, हर स्टेज को प्रभावित करेगी, चाहे वो टॉपिक सिलेक्शन हो और या टॉपिक का कंक्लूजन हो। इन दोनों में, टॉपिक के सिलेक्शन से लेकर टॉपिक के कंक्लूजन तक, ये पूरा का पूरा मामला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे वो बात करते हैं, मान लीजिए सोशियोलॉजी ऑफ वर्क अगर आप देखें, सोशियोलॉजी ऑफ वर्क, ठीक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और औद्योगिकीकरण हुआ, नए नए शहर बन रहे हैं, काम बढ़ रहा, सारी चीजें हो रही हैं। अब जो सोशियोलॉजी में वर्क को जो रिसर्च हुई, सारी रिसर्च हुई मिड 18th सेंचुरी से लेकर, आप समझिए बात को, जब से सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई तब से लेकर 1950 तक वर्क पे दुनिया भर की रिसर्च हुई, बहुत सारी सोशियोलॉजिकल रिसर्च हुई, लेकिन एक तरह के काम पे बिल्कुल भी रिसर्च नहीं हुई, और वो काम था क्या? डोमेस्टिक वर्क। महिलाएं जो डोमेस्टिक वर्क करती, इसका समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस पर महिलाओं पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इसका ओवरऑल क्या इंपैक्ट है, इस पर कभी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च हुई ही नहीं 1950 से पहले तक। क्यों? क्योंकि तब तक जो रिसर्चर थे, जो सोशियोलॉजिस्ट, सारे पुरुष थे।
उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी एक टॉपिक हो सकता है सोशोलॉजिकल रिसर्च का, डोमेस्टिक वर्क। जब महिलाएं सोशोलॉजिस्ट आना शुरू हुई तब उन्होंने इस पर बात करना स्टार्ट करी। तो अलग अलग मामला है, कंक्लूजन अलग अलग निकल सकते हैं। मान लीजिए कैसे, एक ही टॉपिक है मैरिज, उससे सेम डेटा ले लिया गया, सेम डेटा से अलग अलग हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, अभी आप देखेंगे कि भारत सरकार का जो क्लेम है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, इसकी दो व्याख्याएं हो सकती हैं। एक व्याख्या ये मान के चल रही कि हमने इतना अच्छा काम कर दिया, 80 करोड़ लोग वो थे और आज 80 करोड़ लोगों को मेन स्ट्रीम मिले हैं, आज वो भरपेट खाना मिल रहा है उनको, आज भरपेट भोजन दे रहे हैं। एक व्याख्या ये हो गई। दूसरी व्याख्या जो अपोजिशन करता है कि भारत को दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र, आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है, आज दुनिया विश्व गुरु बनने की कगार पर जो दम्भ कसता है, आज उसको अपने 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है, तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है। डेटा एक ही है, अलग अलग व्याख्या निकल रही। उसी तरीके से देखिए, मान लिया अगर कोई भी सोशियोलॉजिकल टॉपिक आप ले लेंगे, जैसे मान लीजिए मैरिज पर अगर कोई मेल रिसर्चर वो करेगा, चीजें कर रहा है, तो क्या फाइंडिंग्स निकल, मैरिज बहुत अच्छी चीज है और ये सारी चीजें हैं, एक कंप्लीट परिवार मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि एक व्यक्ति कोई कमाने जाएगा, दूसरा व्यक्ति घर में वो बाकी चीजें देख रहा है, बच्चों को पूरा नरिशमेंट मिल रहा है। ओवरऑल जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी वो क्या निकल कर आएंगी, मैरिज बहुत अच्छी चीज है। लेकिन फिर यही अगर कोई महिला है और वो इस पर रिसर्च कर रही है और उसकी फाइंडिंग्स निकल कर आ रही, तो वो क्या फाइंडिंग्स निकल कर आ रही है कि मैरिज में पुरुषों को ज्यादा फायदा हो रहा है। एक मैरिज ऐसी संस्था है या एक ऐसा संस्कार है, सारी चीजें हैं जिसमें फायदा जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है पुरुषों को। उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनकी चीजें ज्यादा, वो ज्यादा हेल्दियर लाइफ जी रहे हैं। जो मैरिज से ओवरऑल गेन है वो पुरुषों को ज्यादा हो रहा है बजाय महिलाओं को। उनका करियर खत्म हो जाता है, उनकी स्किल सारी खत्म हो जाती है, उन्होंने अपनी लाइफ जीना, उनकी अपनी प्रेफरेंस, उनकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है एक मैरिज में। तो महिलाओं की दृष्टि से अगर देखें तो मैरिज ओवरऑल उनका नुकसान ही नुकसान है। ये एक अलग फाइंडिंग निकल कर आई। तो जो मामला ऑब्जेक्टिविटी वाला मामला होता है, इस पर फिर आगे के, जैसे हम आगे मैक्स वेबर को पढ़ेंगे, उस पर वो बात करते हैं कि फिर होना क्या चाहिए। मामला होना ये चाहिए, मैक्स वेबर जैसे कहते हैं कि देखिए जो टॉपिक का सिलेक्शन है, देखिए क्या है ना कि जैसे मैं हूं, मान लीजिए मैं एक बैकग्राउंड, एक मेरा अपना बैकग्राउंड रहा है, मैं एक खास एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूं, मेरे जीवन के अपने कुछ अनुभव रहे होंगे, सारी चीजें ओवरऑल मिला के इन सब में कुछ तो ऐसा रहा होगा जो मेरे दिमाग में रहेगा कि यार अगर मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूं तो मेरे अपने अनुभव से मेरे दिमाग में एक बात ये आई होगी कि यार इस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए मुझे। तो जो टॉपिक के सिलेक्शन को लेके मामला है, ये मैक्स वेबर बात यहां पर करते हैं कि यहां पर तो वैल्यू न्यूट्रल हम नहीं हो सकते, यहां पर वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकते। दूसरा, जब यहां पे वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकते तो ठीक है, आप यहां पे मामला चल जाएगा, आप टॉपिक सिलेक्शन आप उस हिसाब से ले लीजिए जो आपकी पसंद क्या है, जो आपकी प्रेफरेंसेस की चीजें हैं, जो सारी चीजें। लेकिन इसके बाद को जो स्टेजेस है, डेटा कलेक्शन से लेके सारी चीजें कंक्लूजन तक का मामला है, उसमें आपकी कहीं भी बायसनेस और ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाद की जो सारी रिसर्च है, बाद की जो पूरा प्रक्रिया है, वो वैल्यू न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इन्होंने कुछ कुछ बीच का रास्ता अपना लिया, किसने, मैक्स वेबर ने कुछ कुछ बीच का रास्ता अपना लिया। तो कुल मिला के ये टॉपिक था सोशियोलॉजी एज ए साइंस। अब मेरे ख्याल से क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई हो। अगर चीजें कुछ आपको नहीं समझ में आती तो कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।